हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th की प्रश्नावली 4.2 के बारे में, जिसके गुणधर्मों के बारे में हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था, जिसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 5 को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, इसका हम LHS ले लेते हैं। तो एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्लियर? ठीक है, और हमारा ये क्या कहलाता है, C1, ये पूरा कहलाता है C2 और ये पूरा कहलाता है C3। सबसे पहले हमें इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे C3। ठीक है, C3 को हम क्या लिख रहे हैं, C3 माइनस C2। ये गुणधर्म हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उपयोग करते हैं। यानी कि C3 को हम क्या कर रहे हैं, C3, ठीक है, माइनस C2। तो आप ध्यान से देखिए, C1 में तो हमें कुछ नहीं करना, तो हम इसको x y z ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, ना हमें C2 में कुछ करना, तो C2 क्या लिख देंगे, A B C। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, C3 को जो लिखना है, C3 माइनस C2। ये रहा हमारा पूरा C3 और ये रहा हमारा C2। हमें C3 फाइंड करने के लिए हमें C3 में से C2 को घटाना है। तो घटाते हैं हम C3 माइनस C2, तो x प्लस a यानी कि C3 माइनस C2। ठीक है, इसके बाद C3 माइनस C2, फिर C3 माइनस C2। ठीक, यहां पर ये वाला गुणधर्म हमने लगा लिया। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना बचेगा, x y z a b c, और इसमें से a घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, b घट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, c घट जाएगा तो सिर्फ z बचेगा। ठीक है, क्लियर आपको? अब आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो सारणिक निकला, यहाँ पर दो स्तंभ आपस में क्या हो गए, बराबर। और सारणिक का गुणधर्म क्या कहता है, यदि किसी सारणिक में क्रमशः दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर C1 तथा C3 बराबर है, अतः सारणिक का मान शून्य होगा। यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि गुणधर्म में हमने पढ़ा हुआ था कि यदि किसी सारणिक में क्रमशः दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होने पर सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0। तो यहां पर देखा C1 और C3 हमारे क्या है, बराबर। तो ये जो सारणिक है इसका मान किसके बराबर होगा, 0, और हमें यही सिद्ध करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर? अब देखते हैं हम दूसरे नंबर को। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, LHS टर्म्स ले लेंगे, और a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b, c माइनस a, a माइनस b और b माइनस सी। LHS इसका हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं,
कि कुछ गुणधर्म उपयोग करेंगे और इक्वल में क्या करेंगे, 0 प्रूव कर देंगे। तो पहले की तरह ये हमारा क्या है R1 और ये क्या है R2 और ये क्या हमारा R3। क्लियर। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि एक गुणधर्म का उपयोग करते हैं कि R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला हम क्या कर लेते हैं, गुणधर्म उपयोग कर लेते हैं। यानी कि R1 को हम क्या निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ध्यान से देखेंगे R1 R2 R3 को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, यानी कि इसको हमने आपस में तीनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया, R1 R2 R3। इसी प्रकार से इसको B माइनस C, C माइनस A प्लस करके और प्लस A माइनस B। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। हमने R1 बराबर कितना निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। कितना बचेगा, B माइनस C नीचे, C माइनस A और A माइनस B। इसको लिखेंगे तो C माइनस A माइनस B, B माइनस C। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे माइनस का B प्लस का B, प्लस का A माइनस का A, प्लस का माइनस का C प्लस का C, यानी कि क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार से ये भी क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार से ये भी क्या बचेगा, 0। और B माइनस C, ठीक है, C माइनस A और A माइनस B, ठीक है, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। क्लियर यहां तक। अब यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि इसमें प्रथम पंक्ति R1 के सभी अवयव शून्य है, अतः सारणिक का मान भी शून्य होगा। इसमें प्रथम पंक्ति R1 के सभी अवयव क्या है, शून्य, अतः सारणिक का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, तो इसके बराबर हमें 0 ही तो प्रूव करना था और ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। अब देखिए यहां पर हमने कुछ अपने तरीके से हल किया। यदि आप अपने तरीके से हल करना चाहते हैं तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के करने के कई तरीके हो सकते हैं। जो हमें बेहतर तरीका लगा हमने आपको इसमें बता दिया। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम हल करते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 3 और 4 को। इनमें भी हमें क्या करना है, गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिकों के मान सिद्ध करने हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, हम LHS ले लेते हैं, यानी कि 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ठीक है, यहां पर भी हमें क्या करना है, गुणधर्मों का प्रयोग करना है और सारणिक का मान सिद्ध करना है। तो यहां पर हम गुणधर्म कौन सा प्रयोग करते हैं, तो आपके सामने स्पष्ट लिख देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि हम C3 को देखते हैं। आप तो समझ गए ना, ये C1 C2 C3। C3 में क्या इंटरचेंज करते हैं हम कि C3 माइनस 9 C2, हमें ये कंडीशन लगानी है। ठीक है, और आप इसको देखिए ध्यान से। अब ये कंडीशन लगा रहे हैं हम, यानी कि C3 में क्या इंटरचेंज कर रहे हैं कि C3 माइनस 9 C2 कर रहे हैं, यानी कि हमें C1 पे कुछ नहीं करना, तो 2 3 5 न, C2 में कुछ करना 7 8 9। C3 में हम क्या कर रहे हैं कि C3 माइनस 9 C2 क्या 7,
C3 माइनस 9 C2, C3 माइनस 9 C2। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी। तो 2 3 5 7 8 9, ये कितना हो गया 65 माइनस 9 7 63, 65 माइनस 63, ये 75 माइनस 9 8 72, और ये 86 माइनस 9 9 81। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना रहता है कि क्या क्वालिटीज, क्या गुणधर्म लगाएं ताकि हमारा आंसर गुणधर्मों की सहायता से ही क्या हो, सिद्ध हो जाए। ठीक है, अब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 7 8 9, ये कितना बचेगा हमारा 2, और ये 3, और ये कितना बचेगा 5। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा C1 और C2 की C1 और C3 के संगत अवयव आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर C1 तथा C3 के संगत अवयव बराबर है, अतः सारणिक का मान 0 होगा। ठीक है, अब जब 0 होगा यानी कि ये दोनों के क्या हुआ, C1 C3 आपस में बराबर, इसलिए ये क्या हो गया 0 के बराबर, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, चौथे नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो LHS ले लेते हैं इसमें भी। ठीक है, यानी कि 1 1 और 1, ये क्या लिखा, BC CA और AB। LHS लेने में क्या करते हैं, इनमें A का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, B का कर लेते हैं, C का कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, AB प्लस CA करके लिखेंगे, BC प्लस AB और CA प्लस BC। ठीक है, अब ये तो क्लियर है हमारा कि ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। गुणधर्म कौन सा लगाते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं कि C3 को इंटरचेंज करते हैं हम, C3 प्लस C2। C3 में हम क्या करते हैं, C3 प्लस C2 करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा कि 1 1 और 1, और ये BC CA और AB। ठीक है, इसके बाद हम C3 में क्या इंटरचेंज कर रहे हैं कि C3 में हम C3 प्लस C2, C3 कितना हो गया, AB प्लस CA प्लस C2 यानी कि BC, ऐसे ही है C3 हो गया प्लस C2, ऐसे ये C3 प्लस C2। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा क्रम से लिखेंगे, यानी कि 1 1 1 BC CA और AB, AB BC CA क्रम से लिख लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब ध्यान देंगे सारणिक के गुणधर्म में क्या कहते हैं कि यदि कभी भी हम सारणिक से कुछ भी कॉमन निकालते हैं तो या तो किसी एक स्तंभ से कॉमन निकलता है यानी कि उभयनिष्ठ, या फिर किसी एक स्तंभ या पंक्ति, किसी एक स्तंभ या पंक्ति से क्या निकलेगा, हमारा कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर स्तंभ C3 देखेंगे तो यहाँ से क्या है, AB BC CA, AB BC CA हमारा क्या निकल रहा है, कॉमन, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA क्या निकला है, कॉमन। किससे, C3 से कॉमन निकाल लिया। तो ये 1 1 1 ऑलरेडी था, C2 में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, BC CA AB, और हमने क्या किया, C3 में से ये पूरा कॉमन निकाल लिया, तो 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि C1 पहला स्तंभ और C3 यानी कि तीसरा स्तंभ, दोनों के संगत अवयव क्या है, समान है। तो क्या लिखेंगे,
चूंकि C1 तथा C3 के संगत अवयव समान है, अतः सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, C1 तथा C3 के संगत अवयव समान है, अतः सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस CA और बाकी सारणिक का मान कितना हो जाएगा 0, तो बराबर क्या हो गया 0 सिद्ध, क्योंकि इसका पूरे का मान कितना हो गया 0, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि यही क्या करना था हमें, प्रूव्ड, और हमने ये क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। क्लियर आपको? तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि किस प्रकार से हल कर सकते हैं गुणधर्मों की सहायता से। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा था, यदि हम C3 में C2 को जोड़ देते हैं तो हमारी कंडीशन ये बनाएगी और कॉमन निकल आएगा, यानी कि स्पष्ट दिख रहा है। अब ये नया जो सारणिक मिला इसमें C1 C3 आपस में बराबर, यानी कि पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5वें नंबर के प्रश्न को। तो 5वें नंबर के प्रश्न में हमें क्या करना है, LHS से इस प्रकार RHS को सिद्ध करना, वो भी गुणधर्मों की सहायता से। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, LHS टर्म्स को ले लेते हैं और LHS हमारा दिया B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B और Q प्लस R, R प्लस P और P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और अधिकतर क्वेश्चनों को हल करने से पहले एक चीज ध्यान दिया करिए आप, कि जो प्रश्न हल होते हैं अधिकतर या तो आपकी पंक्तियों के गुणधर्म से हल होंगे या तो आपके स्तंभों के गुणधर्मों से हल होंगे, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। ठीक है, तो LHS देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q लिखा है, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम गुणधर्म क्या लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हम गुणधर्म लगा लेते हैं यहाँ पर R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम ये कंडीशन लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, जब इस प्रकार से कंडीशन करेंगे तो 2A हो जाएगा हमारा, 2B हो जाएगा और 2C हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी 2Q हो जाएगा, 2P हो जाएगा, तो क्रमशः लिखेंगे 2P प्लस 2Q प्लस 2R। ऐसे ये हो जाएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, और कोई इंटरचेंज नहीं। इसको जो कहता हूँ C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, ऐसे ये A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, और कोई इंटरचेंज नहीं। ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C, ये 2P प्लस Q प्लस R और ये X प्लस Y प्लस Z, और ये कितना हो जाएगा C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y, इस प्रकार से हो जाएगा। सभी में से क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखें, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, यानी कि बोल सकते हैं प्रथम पंक्ति में से सभी अवयवों में से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे।
कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये c प्लस a, r प्लस p और z प्लस x, और ये a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y। ठीक, अब यहां पर फिर से हम गुणधर्मों का उपयोग करेंगे, तो लिखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 करते हैं। ठीक है, R1 में से R1 माइनस R2 करते हैं, तो ध्यान देंगे आप यहां पर R1 माइनस R2, R1 में से जब R2 घटाएंगे यानी कि A और C वाला भाग कट जाएगा, यानी कि सिर्फ B बचेगा। अब ये P प्लस क्यू R लिखा हुआ है, तो R और P हट जाएगा, यानी कि ओनली Q बचेगा। R1 माइनस R2 यहाँ पर करेंगे Z और X हट जाएगा, ओनली Y बचेगा। ठीक है, और ये C प्लस A प्लस B ज्यों का त्यों, R प्लस P प्लस Q ज्यों का त्यों, Z प्लस X प्लस Y ज्यों का त्यों। क्लियर, बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब पुनः गुणधर्म का उपयोग करें तो हम यहां पर क्या करते हैं कि R2 R3 करते हैं। सबसे पहले R3 बराबर क्या करते हैं हम, R3 माइनस R1 कर लेते हैं। ठीक है, R3 माइनस R1 जब करेंगे तो आपको ध्यान देना है थोड़ा, R3 में इंटरचेंज कर रहे हैं, ना कि R2 R1 में। ठीक है, तो B Q Y, R1 ज्यों का त्यों रहेगा, R2 भी ज्यों का त्यों रहेगा, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। R3 में से R1 घटा रहा है, यानी कि R3 में से R1 घट गया, यानी कि B सिर्फ A बचेगा। ऐसे ये Q घट जाएगा, R3 में से सिर्फ P बचेगा, इसमें से Y घट जाएगा, सिर्फ X बचेगा। ठीक है, इसके बाद पुनः एक गुणधर्म लगाते हैं, कौन सा, कि हम R2 बराबर क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर लेते हैं। ठीक है, R2 बराबर हम जी R2 लिखा, उसमें से R3 को घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, ध्यान देना कि ये B Q Y ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इस पर कोई चेंजिंग नहीं। R2 में से क्या कर रहा है, R3 घटा रहा है, A घट जाएगा तो सिर्फ C, P घट जाएगा सिर्फ R, X घट जाएगा सिर्फ Z, और ये A P X। ठीक है, अब यहां पर हम एक गुणधर्म लिखते हैं, क्या कि हम R1 इंटरचेंज कर देते हैं R3 के साथ, और ऐसा करने में गुणधर्म हमने आपको बताया था कि क्रमशः यदि दो पंक्तियां या दो स्तंभों को आपस में बदलते हैं तो सारणिक का मान क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो चिन्ह कैसा परिवर्तित होगा, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा सारणिक में, और दो तो रहेगा ही रहेगा। R1 R3 इंटरचेंज है, तो R3 R1 की जगह पे A P X, और R1 R3 की जगह पे B Q Y, और हमारा R2 ज्यों कहते हैं C R Z। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, R1 R3 इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जो हमारा R1 था R3 की जगह चला गया, R3 जो था हमारा R1 की जगह पे आ गया। ठीक है, अब पुनः हम यहाँ पर एक कंडीशन और लगाते हैं कि हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और R2 R3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो पुनः माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो वही कंडीशन हो गई, क्रमशः दो स्तंभ पंक्तियों को हमने आपस में बदला, तो सारणिक का मान का जो चिन्ह हुआ वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। जब हमने R1 R3 किया था तो माइनस का चिन्ह आया था, अब हम R2 R3 को इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा
वो भी माइनस का 2 है, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। R1 ज्यों का त्यों A P X, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो B Q Y और ये C R Z, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 2 A, अब ध्यान से देखेंगे A B C P Q R और X Y Z, और RHS पे ध्यान देंगे, हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो प्रत्येक गुणधर्मों को ध्यान से समझिए और फिर बारी बारी से अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। कोई कठिन नहीं होता है, एकदम इजी होता है, सिर्फ माइंड कैप्चरिंग का खेल होता है यहाँ पर। अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया कि हमें कैसे हल कर सकते हैं आसानी से, बस सिंपल है, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए।